यस, एक मिनट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राम राम, राम राम, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आगे क्या बोला, क्या बोला ये ना? राधे राधे। अच्छा, राधे राधे, हरे रामा हरे कृष्णा। ठीक है, एक और क्या रह गया? सत श्री अकाल। अच्छा, ये क्या था? सच्चे दरबार की जय। ओके, 10 रुपए मिस्टर चंदन माँ भवानी के दरबार से उठाते हैं, क्योंकि दान तो करता नहीं कभी। 10 रुपए मिस्टर चंदन माँ भवानी के दरबार से उठाते हैं। माँ भवानी इनके खजाने को जल्दी से जल्दी खाली करें। बोल सच्चे दरबार की। हाँ जी, सीजन में मैं अर्ली मॉर्निंग, शनिवार है ना, अर्ली मॉर्निंग। कंपटीशन भी काफी ज्यादा हो गया है। दिन सैटरडे को दिन में तो मैं किसी से अमलगमेशन के लिए मिलता हूँ, किसी को टेक ओवर करता हूँ। ये आवाजें आप निकाल रहे हो? सुबह किस टाइम आए थे आप? यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा सुनिए, ठीक है, आप लोग फेयर नोटबुक्स निकालिए। जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो सारा का सारा हम फेयर नोटबुक के अंदर कॉपी करेंगे और अच्छे से। चलिए, यस, हेडिंग लिखेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। मैं ये बता दूं कि 10 सेकंड से ज्यादा हो चुकी है और बाहर जा सकते हैं आप लोग। अमलगमेशन refers to the process of merger of two or more companies to दो या दो से ज्यादा। इसका मतलब अमलगमेशन में दो से ज्यादा कंपनीज भी हो सकती हैं। कंपनीज इनटू ए सिंगल एंटिटी, और वेयर वन कंपनी टेक्स ओवर the other by the way of purchase, merger और परचेज। बाय दी, कहां पर? टेक्स ओवर द अदर है ना, द अदर बाय द वे ऑफ परचेज। Situation of amalgamation generally arise to cut the competition in the market। जहां हमने हेडिंग लिखी है वहां आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 भी लिख लीजिए।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। हो गया होगा। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग लिखते रहो। सो amalgamation includes two kinds of activities. Two or more companies join to form a new company, or absorption of one by other. We term two companies, that is vendor and vendee, as transferor and transferee कंपनी। ये बात समझ आ गई होगी। दो कंपनियां हमारे चैप्टर के अंदर आएगी, एक ट्रांसफरर और एक ट्रांसफ्री। जो परचेजर कंपनी है वो ट्रांसफ्री होगी और जो वेंडर कंपनी है वो ट्रांसफरर कंपनी होगी। एग्जाम्पल, ए कंपनी, बी कंपनी liquidated and formed new company, AB company, that is new company। ये कंपनी क्या कहलाएगी? ट्रांसफरर। ये कंपनी भी क्या कहलाएगी? ट्रांसफरर। और ये कंपनी क्या कहलाएगी? ट्रांसफ्री। अब्जॉर्प्शन, ए कंपनी टेक्स ओवर टू बी कंपनी, तो ये कहलाएगी। ए कंपनी टेक्स ओवर, तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांसफरी। और ये क्या कहलाएगी? ट्रांसफर। अंडर absorption
an existing company takes over the business of one or more existing companies. A company takes over B company and also takes over C company. तो यहां पर ये कंपनी क्या कहलाएगी? ट्रांसफरी, और ये ट्रांसफरर। ये कौन से वाली आ गई? वन और मोर। ये मोर का एग्जांपल हो गया। इसको आप लिखें एग्जांपल 2, इसको आप लिखें एग्जांपल 2, इसको आप लिखें एग्जांपल 3। हो गया? रिकंस्ट्रक्शन, means rebuilding of companies externally or internally. So reconstruction may be external reconstruction or internal reconstruction. डन। सुनिए, तो रिकंस्ट्रक्शन की जो बात है कि कंपनी जब लगातार लॉस में चल रही होती है तो उसे अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ती है, दोबारा से सोचने की और कुछ चीजों को रिपेयर करने की, और जो चीजें टूट चुकी है उनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है।
और चीजें क्या होती है, कोई मशीनें थोड़ी रिपेयर करवाएगी, वो शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, लोन, इन सबको रिकंस्ट्रक्ट करेगी। तो जब कंपनी बाहर की तरफ भागती है अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे उस कंपनी ने खुद को तो डिसॉल्व कर लिया, लिक्विडेशन में चली गई और एक नई कंपनी बना ली और वो सारी की सारी एसेट्स लायबिलिटी उसके अंदर शिफ्ट हो गई और उसके शेयर होल्डर दूसरे के शेयर होल्डर बन गए। लोगों को ये दिखता है कि नई कंपनी आई है, लेकिन वास्तव में वो पुरानी कंपनी चद्दर ओढ़कर आई होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। वो रूप बदल के आती है, ब्यूटिफिकेशन करके आती है, मेकओवर करके आती है, वो सारा का सारा ब्यूटी पार्लर होता है चलता फिरता। तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन है एक्सटर्नल, बाहर दिखाया जाता है। एक कंपनी जो हिम्मत वाली होती है, भाई मैं वही हूं जो लगातार घाटे में चल रही थी, लेकिन हमने अपना चिंतन मनन किया है, इंटरनली हमने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया है। हमने प्रीफरेंस शेयर होल्डर से बात की, इक्विटी शेयर होल्डर से बात की, डिवेंचर होल्डर से बात की, क्रेडिटर से बात की। उन सब लोगों ने कहा कि कोई टेंशन मत लो, अपन काम करते हैं, एक बार हमने कितने पैसे लेने हैं, इतने लेने हैं, इतने देने, इन चीजों को नहीं लेकर चलते हम काम करते हैं। डिवेंचर होल्डर ने कहा 10 करोड़ है ना, 5 करोड़ छोड़ दिए, चलो। अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर है, बोले 100 वाले हैं 10-10 के कर दो, कोई बात नहीं। 10,000 शेयर है, 100 वाले 10 लाख, 10-10 रुपए वाले शेयर कर दो, 1 लाख हो गए, बात खत्म। तो यूं करके हमारे शेयर होल्डर्स ने हमारा सहारा लगाया, डिवेंचर होल्डर ने सहारा लगाया, क्रेडिटर बोले आधे हमने छोड़ दिए, डिवेंचर होल्डर भी छोड़ रहे हैं तो हम भी छोड़ रहे हैं। तो ये अंदर से मजबूत किया गया, कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत, मतलब हालांकि रिड्यूस किया गया है लेकिन फिर भी उसे मजबूत किया गया है। और वही कंपनी कहती है हम ही हैं वो जो घाटे में चल रहे थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे, हम रीबिल्ड करके आए हैं अपने आप को। इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसका तो चैप्टर डिस्कस किया जाएगा, सेपरेट चैप्टर इज डिस्कस्ड। ठीक है जी, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं, इसे हमें डिस्कस नहीं करना इस चैप्टर में कहीं भी। हाँ, एक आध क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन के पॉइंट आएंगे, लेकिन हम उसे कर लेंगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन when one existing company is liquidated and a new company is formed to take over the liquidated company is called external reconstruction। जो बाहर से ब्यूटिफिकेशन करके आते हैं उसे हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। जो इंटरनली स्ट्रॉन्ग होकर आते हैं, बातचीत करके आते हैं, सारी टीम दोबारा से खड़ी होती है, उसे हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अपने को। लो जी, कितने एग्जाम्पल लिखे थे हमने, 3, एक एग्जाम्पल 4 लिखो। ए कंपनी है वो लिक्विडेटेड है और बी कंपनी न्यूली फॉर्म्ड टू टेक ओवर ए कंपनी, राइट। तो यहां पर ये कंपनी क्या हो गई, ट्रांसफर, और ये क्या हो गई, ट्रांसफरी। लिखा सबने, अब एक बार जरा लिख लो और फिर अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो हम अपनी टर्म्स चेंज कर लेंगे। सुनिए, एक बार लिखना मत, एक बार देख लो नोट। द टर्म amalgamation includes absorption also।
अब देखो ऊपर जो लिखा था हमने अमलगमेशन में, वो एक जनरल डेफिनेशन थी, ये एक जनरल डेफिनेशन थी. अमलगमेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू ए सिंगल एंटिटी और वेयर वन कंपनी टेक्स ओवर द अदर बाय द वे ऑफ परचेज. ठीक है. अब ये बताओ जो आपका अब्जॉर्प्शन का मीनिंग है वो इसमें आ गया या नहीं आया? आ गया ना. और अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अंडर अब्जॉर्प्शन एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज. ठीक है. तो अमलगमेशन के अंदर अब्जॉर्प्शन भी इंक्लूड है. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है वास्तव में. तो द टर्म अमलगमेशन इंक्लूड्स अब्जॉर्प्शन ऑल्सो. सो ए न्यू कंपनी may or may not be formed in amalgamation. इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो जरा जो हमने एग्जांपल किए हैं पीछे, अमलगमेशन में एक नई कंपनी बन भी सकती है और नहीं भी. लो जी यहां से टिका लो इसको. ठीक है. मैं कुछ बाईपास होकर आता, इस पॉइंट के ऊपर सीधा आ गया. फिर ये लिखकर 1 मिनट के लिए रीडिंग ले लो सारी, और जो लिखे हुए में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस एक बार शांति से आगे बढ़ो. यस, पॉइंट लिखें. परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन, इसे हिंदी में कहते हैं क्रय प्रतिफल. क्रय प्रतिफल. प्रति का मतलब होता है भाई जो ट्रांजैक्शन हुई है वो, और फल का मतलब फ्रूट, और क्रय मतलब खरीदने पर. ठीक है. परचेज कंसिडरेशन. और अगर मैं इसके ब्रैकेट में लिख दूं परचेज प्राइस, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो. परचेज प्राइस. तो एक कंपनी के लिए ये है परचेज प्राइस और एक के लिए है सेल प्राइस. तो इसलिए सीधा सीधा नहीं लिखा गया कि परचेज प्राइस, इसलिए लिखा गया कि परचेज कंसिडरेशन, कि परचेज करने के बदले में फल कितना मिलेगा और दोगे, ये दोनों के लिए. इसलिए परचेज प्राइस लिखा नहीं जा रहा है यहां पर. परचेज कंसिडरेशन जो है वो एक लीगल वर्ड है, एक टेक्निकल वर्ड लिया गया कि दोनों के एंगल से है, कि क्योंकि सेल कंसिडरेशन भी तो हो सकता है फिर. ठीक है ना. तो हाँ, क्योंकि रेट फिक्स करते वक्त जो बेचने वाली कंपनी है उसके रेट लगाए जाते हैं और मेन डोमिनेटिंग खरीदने वाली कंपनी रहती है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? परचेज कंसिडरेशन. सेल कंसिडरेशन नहीं रखा गया क्योंकि बिकने वाली कंपनी को हम कमजोर मानकर चलते हैं. ठीक है जी. चलिए, तो इन सिंपल वर्ड्स इट इज प्राइस given by transferee company to transfer company in form of cash or non-cash, for example shares, debentures, other securities and assets as well. So as per AS 14 पैरा 3G, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पैराग्राफ्स में बंटे हुए हैं. हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जैसे भाई उसकी नीड क्यों है, पैराग्राफ 1 में बताएगा. स्कोप क्या है, 2 में बताएगा. इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, 3 में बताएगा. एक्सक्लूड क्या करते हैं, 4 में बताएगा. इस तरह से तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सारे के सारे पैराग्राफ्स में बंटे हुए हैं. तो पैरा 3 और 3 फिर आगे A B C D E F G, इस तरह से G पार्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन बताई गई है परचेज कंसिडरेशन की. ठीक है जी. चलिए,
Definition of purchase consideration is as under. Aggregate of the shares and other securities issued and the payment made in form of cash or other assets by the transferee company to the रेड पेन से लिख रहे हैं हम शेयर होल्डर्स, और ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स. अंडरस्टूड है? ऑफ दी ट्रांसफर कंपनी. लिखा सबने? ठीक है, सुनिए. सो ये है ए कंपनी और ये है बी कंपनी. एक बार देख लो जरा. ये है ट्रांसफर कंपनी, कौन सी? और ये ट्रांसफ्री कंपनी. सिंपल उसमें मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, सिंपल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना रहा हूं. एक है इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स. ठीक है, ये लोग, इन लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को ट्रांसफरी कंपनी अपने प्रीफरेंस शेयर्स दे, इक्विटी शेयर्स दे. ठीक है, डिवेंचर्स दे, अदर सिक्योरिटीज बॉन्ड्स टाइप में, और एसेट्स दे, और कैश दे. ठीक है, यहां से अपने यहां से प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज और एसेट्स, ये सारे का सारा टोटल जो है, ये सारा का सारा टोटल जो है वो क्या कहलाता है? परचेज कंसीडरेशन. ये सारा का सारा क्या कहलाता है? परचेज कंसीडरेशन. ट्रांसफर कंपनी के प्रीफरेंस शेयर होल्डर को प्रीफरेंस शेयर मिले, इक्विटी मिले, डिवेंचर्स मिले, अदर सिक्योरिटीज मिले, अदर एसेट्स मिले और कैश मिले, वो सारा का सारा पीसी का पार्ट है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रीफरेंस शेयर मिले, इक्विटी पहले कौन सा बता गया? किसको दिए? प्रीफरेंस को ही बताया ना. हाँ, इक्विटी वालों को इक्विटी मिले, प्रीफरेंस मिले, डिवेंचर्स मिले, सिक्योरिटीज मिले, अदर एसेट्स मिले, कैश मिले, सारा का सारा पीसी का पार्ट है. बट नोट, ना अभी नहीं. ऑल अबाउ गिवन टू debenture holders and creditors of transfer company
by the transferee company are not included purchase consideration. क्लियर? इनमें से कुछ भी आप डिबेंचर होल्डर को और क्रेडिटर्स को देते हो ना, किसके? ट्रांसफरर कंपनी के. कौन देता है? ट्रांसफरी कंपनी. तो वो पीसी का हिस्सा नहीं होंगे. क्लियर है बात? ये कल क्लियर हो गया था हमारा? यस, अच्छे से नोट कर लेंगे जी आप. डन? चलिए,
Yes. Methods to calculate. Methods to calculate purchase consideration. Methods to calculate purchase consideration. Purchase consideration can be calculated by following 4 methods. First, lump sum method. Under this method, lump sum or fixed amount is paid by transferee company to the shareholders, preference shareholder plus equity shareholders of the ट्रांसफर कंपनी. लमसम मेथड. भाई 50 लाख में सौदा हो गया, 1 करोड़ में सौदा हो गया, 10 करोड़ में, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़. ठीक है, एक लमसम अमाउंट होगी. कोई चक्कर नहीं, तेरा शेयर इतने का, मेरा शेयर इतने का, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई भावतोल नहीं. ठीक है, उक्का मुक्का बोलते हैं इसको मंडी की लैंग्वेज में. उक्का मुक्का कि हाँ तू यार छोड़, बता कितने का हो गया टोटल. ठीक है, लो जी. समझ आ गया ना लमसम मेथड अच्छे से. हाँ, लड़कियों जैसे तुम लोगों ने ना 4 नेल पॉलिश पसंद कर ली, ठीक है, 3 वो पेंसिल्स पसंद कर ली, मस्कारा, ये वो, यूं करके एक 1.5 सा मार लिया सामान का. तो फिर दुकानदार बोला देखो जी ये 100 का एक है, ये 200 का एक है, ये 150 का. ये छोड़ो भैया, सारा बताओ कितने का हो गया. वो पर्ची बना रहा है बेचारा, 100 इंटू 5, ये इंटू ये. बोले छोड़ो, सारे का बताओ. उसके बाद वो हाँ देखो एक्सपीरियंस, वो कह रहे जी 5000 हो गए. बिल्कुल ठीक बात है, 5000 रुपए का होता है और उसको वो 3500 रुपए पकड़ा देती, हो गया बस. और नहीं है पैसे, और है ही नहीं मेरे पास, मैं लाई नहीं, इतना ही लाई थी घर से. देख लो, या तो सामान रख लो या पैसे, मर्जी आपकी है. फिर वो कहता नहीं, ऐसे कई देर तक वो ऐसे चलता है, खेलते हो कैरम बोर्ड की तरह. ठीक है, उसके बाद वो 1000 और दे देती है. लो, पैसे लाई नहीं थी, 1000 और दे देती है. फिर उसके बाद वो पैसों का खेल चलता है ऐसे. नहीं है, ये देखो 20 रुपए ऑटो के हैं बस, और घर कैसे जाऊंगी. उसके बावजूद भी 300 रुपए और दे देती है वो. उसने कहा मैं छोड़ाऊंगा. ठीक बात है, यही हुआ था ना, ये कन्वर्सेशन हुई कि ये लो पैसे, मेरे पास और पैसे है नहीं, 20 रुपए हैं, घर कैसे जाऊंगी भैया. तो वो बोला मैं छोड़ाऊंगा, वो बोली थैंक यू भैया. ऐसी कोई बात चल रही थी ना, बीच में आ गया ये. सुनो, इसके साथ तो क्या हुआ था, एक बार भाई साहब एक डॉक्टर के क्लिनिक के आगे 4 बजे जाके खड़ा हो जाता सामने फ्रंट में, और 6 बजे चला जाता, और अंदर नहीं जाता डॉक्टर के पास. ठीक है जी. तो क्या हुआ, डेली 4 बजे वहां जाके ऐसे बैठ जाता, वो पत्थर था सामने एक उस पे, और शाम को 6 बजे चला जाता. डॉक्टर ने 2-4 दिन तो सोचा भी कोई काम होगा, कोई और है, लेकिन उसने देखा तो ये तो रूटीन ही हो गया. तो एक दिन इधर रहा, मोहल्ले का ही डॉक्टर था.
बोले क्या है ये, तो 4 बजे आता है और 6 बजे चला जाता है, मतलब ये क्या कोई काम? और बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। बोले ना बात तो है, कुछ ना कुछ बता वरना तेरे डैडी को बताऊंगा, क्योंकि वो दूसरे क्लिनिक पर 4 से 6 जाते हैं, वो मेरे दोस्त का क्लिनिक है। बोला कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आपने लिख रखा है महिलाओं को देखने का समय 4 से 6। तो अगर 36 आती तो वहां किस लिए जाता था, वो बात का जवाब नहीं मिला भाई अभी तक। लो जी, नंबर 2, नेट एसेट्स मेथड। आवाज दे भाई। अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज calculated as under agreed value of assets taken over by transferee company less agreed value of liabilities taken over by transferee company। ये आपका आ जाता है परचेज कंसिडरेशन। हाँ, इस परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश, शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर्स, इस तरह से की जा सकती है। ठीक है, काम वही करना है, लेकिन परचेज कंसिडरेशन निकालने का तरीका ये हो गया भाई साहब। लमसम में क्या था, एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर दी उसने। ठीक है, नेट एसेट्स में क्या है, पहले क्या किया कि दोनों ने कहा ये एसेट्स टेकन ओवर, जरा ध्यान रखना, एग्रीड वैल्यूज ऑफ एसेट्स टेकन ओवर, जो टेक ओवर नहीं की उसकी वैल्यू नहीं, मैं तेरी ये एसेट्स खरीद रहा हूं, ये लाइबिलिटीज परचेज कर रहा हूं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, नेट एसेट मेथड के अकॉर्डिंग। अब इस परचेज कंसिडरेशन को लमसम में पे किया जा सकता है, सारी की सारी कैश होगी, कुछ कैश होगी, कुछ प्रीफरेंस शेयर हो गए, कुछ इक्विटी शेयर हो गए, कुछ डिबेंचर्स हो गए, कुछ और सिक्योरिटीज हो गई, इस तरह से इसकी पेमेंट की जा सकती है। ठीक है जी, ये आपका सेकंड मेथड है, नेट एसेट मेथड। हाँ बिल्कुल, नहीं लमसम में क्या बोला है उसने कि फिक्स्ड अमाउंट इज पेड की जा सकती है। मैंने इसे कहा था कल जो मैंने बताया था आपको कि ये सारे मेथड अलग अलग है, लेकिन इनको ब्लेंड करके भी पे किया जा सकता है, कि अमाउंट होगी लमसम, लेकिन उसमें भी कैश नॉन कैश ये हो सकता है। लेकिन आप डेफिनेशन को पढ़ो तो उससे ये पता लगता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर दी इन्होंने, 50 करोड़ रुपए पे कर दिए, 1000 करोड़ रुपए पे कर दिए, लेकिन उसे ब्लेंड करके भी हो सकता है। जब आप अपने स्टडी मटेरियल के अंदर पढ़ोगे ना तो कहेगी भी पेमेंट किसी एक तरीके से या इन सभी मेथड को ब्लेंड करके भी की जा सकती है। ठीक है जी, चलिए बस 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 बस। लो जी, नेट एसेट मेथड थर्ड वन। आज मैं थोड़ा सुनने के मूड में कम हूं, क्योंकि कल मैंने ना मोर देन सफिशिएंट पढ़ा दिया आपको उसके अंदर, इसलिए आज कोई बात करने का मूड नहीं है, आगे देख लेंगे। एक है जी नेट पेमेंट मेथड। कहने को है ये सारे अलग अलग, जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये सारा मिक्स हो जाएगा कि ये कौन सा मेथड है, कौन सा भी हो सकता है, जिस एंगल से सोचोगे वही बन जाएगा। ठीक है, नेट पेमेंट मेथड। अंडर दिस मेथड ट्रांसफरी कंपनी मेक्स individual payments to
preference shareholders and equity shareholders of transfer company in form of cash or सिक्योरिटीज और बोथ। ठीक है जी। नेट पेमेंट मेथड, सो पीसी इज कैलकुलेटेड एज अंडर पेमेंट मेड टू preference shareholders in form of cash, shares, debentures, others। एक तो ये हो गया, और प्लस पेमेंट made to equity shareholders in form of cash, shares, debentures, others। ये टोटल परचेज कंसिडरेशन है। ये टोटल परचेज कंसिडरेशन है। लमसम में परचेज कंसिडरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो दिया होगा। नेट एसेट्स में एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर और एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर का डिफरेंस नेट एसेट्स होता है। और नेट पेमेंट में प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को जो जो मिला और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो जो मिला वो दोनों प्लस करके परचेज कंसिडरेशन निकाला जाता है। क्लियर? चलिए। हाँ जी, एसेट्स भी हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकते हैं। डन। नोट्स रिवीजन के लिए बन रहे हैं। कई चीजें ऐसी हो सकती है जिनके बारे में सवाल उठ रहे हो अंदर, लेकिन उन सारे सवालों के जवाब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तभी मिलेगा। ठीक है, ये नोट्स हमारी रिवीजन के लिए, अदरवाइज आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर देता, 3-4 हो जाते आज। ठीक है ना, लेकिन हम आराम से चल रहे हैं बिल्कुल। हाँ, सिलेबस तो करवाना आता ही है। फोर्थ, इंट्रिंसिक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और शेयर एक्सचेंज मेथड, इसका नाम शेयर एक्सचेंज मेथड भी है। अंडर दिस मेथड purchase consideration is calculated as under step 1, calculate net assets of transferor or ट्रांसफरी कंपनी और बोथ।
ये थोड़ा सा आपके समझने में दिक्कत पैदा करेगा, लेकिन जल्दी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब जाएंगे तो वहां आराम से हो जाएगा। ठीक है, यस, स्टॉप, प्लीज स्टॉप, सुनिए ध्यान से, मैं थोड़ा समझा भी देता हूं, ज्यादा सस्पेंस रखना ठीक नहीं है। ये बैलेंस शीट है ट्रांसफर और ये बैलेंस शीट है ट्रांसफ्री। ये है इसकी एसेट्स, ये है इसकी लाइबिलिटीज और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम एसेट्स, लाइबिलिटीज, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। लो जी, बात यह हुई कि हम शेयर्स एक्सचेंज करेंगे जी, शेयर एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, वैसे तो इस एसेट्स की वैल्यू थी 10 लाख और लाइबिलिटीज की वैल्यू थी 3 लाख और प्रीफरेंस शेयर थे 1 लाख। मैं एक का बता देता हूं, फिर दूसरे का अपने आप पता लग जाएगा। क्या हुआ, एसेट्स सारी की सारी टेक ओवर कर ली और इनकी एग्रीड वैल्यू हुई 13 लाख। एग्रीड वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से होती है, एक्सपर्ट के हिसाब से होती है। ठीक है, इन जो एसेट्स टेक ओवर की और हम मानकर चल रहे हैं कि सारी एसेट्स ही टेक ओवर कर ली, तो उनकी एग्रीड वैल्यू आपस में ये हुआ कि मैं इस कंपनी ने इस कंपनी से कहा मैं तुम्हारी एसेट्स 13 लाख में लेने के लिए तैयार हूं। लाइबिलिटीज 3 लाख की थी लेकिन एग्रीड वैल्यू 2 लाख हुई बॉस, एग्रीड वैल्यू 2 लाख हुई। ठीक है जी, नेट एसेट, अब ये मत कह देना लाइबिलिटीज की वैल्यू कम कैसे हुई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में मत्था नहीं मारना आप लोग, ध्यान दें हमेशा। ये जो 10 लाख की एसेट्स है ना, ये पैसा कहां से आया है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर से, इक्विटी शेयर होल्डर से और कर्जों से। बिजनेस के अंदर पैसे आने के यही सोर्स हैं, या तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स वगैरह, और अगर पी&एल पड़ा है तो पी&एल से भी, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं पी&एल तो बांट दिया होगा एज ए डिविडेंड। ठीक है, ये जो 10 लाख है यहां से आता है, तो इस 10 लाख पर 3 लोगों का अधिकार है। किस किसका, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स और लोन्स। अगर मैं ये कहूं कि इसकी वैल्यू 13 लाख है, तो इसमें से आप लाइबिलिटीज पे कर दो और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स की अमाउंट पे कर दो। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कहा यार तुम्हें 1 लाख की बजाय 1,10 दे देंगे, तुम जा सकते हो क्या? बोला हाँ चले जाएंगे, जाओ यार प्लीज। ठीक है, तो ये बताइए ये जो एसेट्स बच गई ये किसके लिए बच गई, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। 9,90,000। हाँ भाई, अच्छा ठीक है, टॉपिक तो काफी सेंसिटिव चल रहा है भाई। चाय मंगवा लो, मैं 2 मिनट वैसे आ जाऊंगा मिलने। कल क्लास में, हाँ तो क्लास में तो भिजवा दो। 1 सेकेंड, करना क्या है उसमें। आज तो कई नाराज होके जाएंगे भाई। हाँ जी सुनिए ध्यान से, तो क्या हुआ, हेलो, ट्रांसफर कंपनी की एसेट्स कितने में टेक ओवर कर ली, 13 लाख में, लाइबिलिटीज कितने में, 2 लाख में, और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को 1,10,000 देकर निपटाया एक तरह से। चाहे प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 110 के प्रीफरेंस शेयर दियो, इक्विटी शेयर दियो, कैश दियो, कुल मिलाकर प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स की वैल्यू कितनी है इसमें, 110। भाई टोटल सबकी कितनी हो गई, 11 लाख रुपए आ गई। 11 लाख में कौन कौन लोग हो गए, प्रीफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने में निपटाया, 110 में, तो बैलेंस जो बचा वो किसके लिए बचा, इक्विटी शेयर होल्डर। और भाई साहब इनके पास इक्विटी शेयर्स थे 1,10,000, इक्विटी शेयर थे 1,10,000, तो कितना आ गया, पूरे 9 आएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई जी, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो गया इंटरनल वैल्यू। हमने अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज की एक्सपर्ट के थ्रू और पार्टीज के थ्रू हमने इंटरनली वैल्यू लगवाई, और उसकी वैल्यू अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को आज के दिन 1 शेयर के बदले में पे करते हैं तो 9 रुपए मिलेंगे भाई साहब, ये बात जच गई हो गई।
अगर सारी वैल्यू को बिल्कुल एक्सपर्ट वगैरह से लगवा कर लगाया हो तो आज के दिन अगर कंपनी बंद होती है तो जो नेट एसेट्स हमारे पास आती है, देखो एसेट्स में से पहले आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर की करेंगे और फिर इक्विटी की। तो इक्विटी, एक इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में 9 रुपए वापस मिलते हैं जी, ये होती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, इंटरनल वैल्यू। और एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू, जो मार्केट के अंदर, इंडेक्स के अंदर जो चलती है आपकी एनएससी बीएससी के हिसाब से चलती है, उसे हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू या मार्केट वैल्यू कहते हैं। ये एग्रीड वैल्यू होती है कि आपकी एसेट्स इतने में ले लेंगे और लायबिलिटीज इतने में ले लेंगे। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, इसके शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 9। ठीक है जी, और इसी ने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज से सेम इसी तरीके से इसकी जो वैल्यू निकाली वो निकाली जी, आप ये मान के चलो कि 15 रुपए। इसने अपने इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकाली, 15 रुपए। ठीक, अब इसने कहा, ट्रांसफरी कंपनी ने कहा ट्रांसफरर कंपनी को, तुम अपने 9 रुपए वाले शेयर छोड़ के यहां आ जाओ, हम अपने 15 रुपए वाले शेयर तुम्हें देंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इसके एक शेयर कितने का था, 9 का, और कितने शेयर्स थे, 1,10,000। 9 रुपए वाले 1,10,000 शेयर्स अगर छोड़ते हैं तो इनको कितने रुपए का त्याग करना पड़ता है, 9,90,000। अरे ये तो है, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है। और इसके बदले में 9,90,000 को 15 के भाव से बेच दिया, 66,000 इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 4 रुपीज 15। बिक गई भाई कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके एक शेयर की कीमत 9 रुपए थी और ट्रांसफरी कंपनी ने एक पता चला कि हमारे शेयर की कीमत 15 रुपए है, बोलो आते हो या वैसे साफ कर देंगे तुम्हें मार्केट से। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो 9 रुपए भी इसीलिए पहुंचाया है कि हमें कोई खरीद ले आके। ये 9 भी नहीं पहुंच रहा था हमसे, तो हमने तो मार्केट वैल्यू बनाई इस चक्कर में कि आओ भाई साहब खरीद लो मुझे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, देखो 9,90,000 परचेज कंसिडरेशन हमने वैसे ही निकाल लिया था। तो अब देखो, अगर मैं इसको यूं कहूं कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया, 9 डिवाइड बाई 15 इंटू 1,10,000, तो ये बताओ 9:15 आ गया या नहीं आ गया। बस इसे इंट्रिंसिक वैल्यू रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू रेशियो या शेयर एक्सचेंज रेशियो। एक शेयर 9 रुपए वाले के बदले में एक शेयर 15 रुपए वाला ले लो। समझ में आ गई बात। और भाई साहब अगर वो कह देता, मौजी हो जाती, मतलब मौजा ही मौजा, तुम अपना एक शेयर 9 रुपए वाला छोड़ के आओ, हम तुम्हें अपने 15 रुपए वाले 3 शेयर देंगे। ठीक है, इसके लिए बाद में। समझ में आ गई बात। तो शेयर एक्सचेंज रेशियो मेथड कैसे आता है, नंबर ऑफ शेयर्स में मैटर करते हैं कि एक 9 रुपए वाले के बदले में एक 15 रुपए वाला मिला है, या एक 9 रुपए वाले के बदले में 15-15 के 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी मैटर करेंगे। और ये बात कहाँ आएंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ नाम क्लियर कर रहा हूं कि शेयर एक्सचेंज मेथड क्यों कहा जाता है। इसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालकर उसका रेशियो निकालकर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाता है। अब बात समझ आ रही है कि 90% बच्चे परचेज कंसिडरेशन गलत क्यों करके आते हैं, ये उलझन है। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में 16-17 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 50 के राउंड करेंगे अपन। अपने को 90% में जाने का ही नहीं है, अपने को 10% में आने का है कि अपना पीसी सही होगा, बाकी चाहे गलत हो। ठीक है ना, स्टेप मार्किंग में तो मार्क्स मिले कम से कम। पीसी गलत हो गया तो सारा गलत है यार। नहीं 5 मार्क्स नहीं, आपने पीसी सही निकाल दिया ना तो लगभग 20 में से 15 नंबर आपके पक्के हैं, क्योंकि बाकी जो 5 एंट्रीज है उसका इससे ज्यादा लेना देना नहीं है, बस 5 मार्क्स की। ठीक है, 75% मार्क्स आपके पक्के हैं और मैं तो उस पर मान के नहीं चलता, अपने को पूरे चाहिए। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि आप हरियाणा से हैं तो अपने को तो ये कहना है पूरे हो गए, है ना। लो जी, यस
agreed value of assets less agreed value of liabilities net assets available for preference shareholders and equity shareholders, or less payable value of प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, कि आपने प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना देना है, तो ये आ जाएगा नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by number of equity shares, तो ये आ जाएगी जी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। हो गया, ये था स्टेप 1। नाउ रेशियो ऑफ shares to be issued is computed and multiplied with intrinsic value of share remaining steps depends on informations available in question, so will be discussed with practical portion। बाकी स्टेप डिपेंड करेंगे इन्फॉर्मेशन क्या है। कई बार कैश में भी देते हैं, कुछ नेसेसरी कैश जितनी जरूरत होगी, राइट्स टू एडजस्ट दी शेयर होल्डर्स, ये वो कई तामझाम है, तो हम वही बात करेंगे इसके। ठीक है, इसके नोट्स नहीं बन सकते अभी कुछ भी, ये एक बार आपको मीनिंग बताया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है। यहां पर काफी केसेस बनते हैं, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही बात करेंगे। यस, अब मर्जर एंड परचेज, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। Amalgamation can be of two types. Case of
merger, case of purchase. Case of merger, case of purchase. Number 1, case of merger. एक दो पैराग्राफ इनमें ऐसे हैं, सुनिए ध्यान से. नेट एसेट मेथड कह लो या इंट्रिंसिक, क्योंकि नेट एसेट्स के व्यापारी आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसके अंदर एक आध पैराग्राफ ऐसा है जो आप पढ़ेंगे तो शायद दिक्कत हो, तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना, क्योंकि बाद में फिर रह जाएगा ये ऐसे ही. देखिए नेट एसेट्स में क्या बोला गया. अंडर दिस मेथड द परचेज कंसिडरेशन इज अराइव्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स taken up by the transferring company. As per AS 14, the value of assets and liability shall be at the value as agreed between the two parties. If there is no value agreed, then assets and liabilities taken at book value. ये तो नॉर्मल सी बात है कि एग्रीड वैल्यू नहीं दे रखी तो जो बैलेंस शीट वाली है वही मानकर चलेंगे. वो कह रहा है बिल्डिंग टेक ओवर कर ली. हाँ जी सुनिए जरा, आगे लिखा है, ये हो गया ना, if no value. The purchase consideration essentially depends upon the fair value of its elements. Fair value क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो एग्रीड है दो पार्टी के बीच में और वो दोनों ने खुलकर उसका समर्थन किया है और एक ने बिल्कुल एक्सेप्टेंस के साथ उसे हैंड ओवर किया है और दूसरे ने पूरी एक्सेप्टेंस के साथ उसे टेक ओवर किया है. इसे हम फेयर वैल्यू कहते हैं. और इस फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करने के तरीके जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रहेंगे. मतलब ऐसा कुछ फिक्स्ड डेफिनेशन तो यही है कि ओपन आर्म लेंथ के अंदर दो पार्टीज ने इसको एक्सचेंज करने का फैसला किया, एक ने बेचा और एक ने खरीदा है. इसे हम फेयर वैल्यू कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कंसिडरेशन इंक्लूड सिक्योरिटीज, कहता है परचेज कंसिडरेशन में अगर शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स ये सब मिले हैं आपको, the value fixed by statutory authority may be taken as the fair value. ठीक है, स्टेच्यूटरी अथॉरिटी क्या होगी, शेयर मार्केट होगी समझ लो आप. अथोराइज्ड, जो अथोराइज्ड है उस चीज के लिए, स्टॉक मार्केट है, मान लो शेयर्स खरीदे तो स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड है वो शेयर, वहां से पता चल जाएगा कि आपको कितना शेयर है. आपको सोना खरीदना है, सोना खरीदना है तो उसका रेट एक एक मिनट में आता रहता है. तो कहते हैं अगर सिक्योरिटीज है तो उसकी स्टेच्यूटरी अथॉरिटी मिली जाएगी आपको, आधारिक जो क्या बोलते हैं इसको, आधिकारिक जो वैल्यू है वो पता लग जाएगी. बट इन केस ऑफ अदर एसेट्स, अगर सिक्योरिटीज के अलावा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट वगैरह ये सब चीजें हैं या कैश है, कैश तो है ही खैर, चलो कैश को छोड़कर अदर एसेट्स है, तो फिर क्या होगा, फेयर वैल्यू मे बी डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन अप. तो फिर क्या होगा कि हम उसकी मार्केट वैल्यू देख लेंगे कि मार्केट के अंदर वो कितने में खरीदी बेची जा सकती है. और इन दी एब्सेंस ऑफ मार्केट वैल्यू नेट बुक वैल्यू ऑफ दी एसेट्स. नेट का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट में से अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आती है उसे हम टेक ओवर कर सकते हैं. तो बात तो बड़ी सिंपल सी थी, लेकिन थोड़ी सी उलझम पुलझम करके बता रखी थी, तो मुझे लगा कि मैं आपको ये बता दूं ताकि जब आप पढ़ें तो फिर आपको क्लियर रहे ये चीज. ठीक, एक सेकेंड. एक ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा सा कुछ नेगेटिविटी आ सकती है कि यार ये तो क्वेश्चन यूं हो रहा है, ये क्वेश्चन यूं हो रहा है, कि कितने मेथड है, ये मेथड थे वैसे होना चाहिए था, हम तो उलझ कर रह गए. डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा पर्टिकुलर नोट्स बनवाऊंगा कि ये सिचुएशन आ जाए तो ये करना है, ये सिचुएशन आ जाए तो ये करना है. लेकिन इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है उलझाने के अंदर. देखो ये लाइन लिखकर इसने साबित भी कर दिया, any of the methods or a combination of the above methods can be used by the companies to calculate the purchase consideration. बोला मैंने बता तो दिया है 4 मेथड, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं. क्या कहने की बातें हैं, फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है. नेट एसेट्स में इंट्रिंसिक वैल्यू घुसेगा, उसमें लमसम घुस जाएगा, लमसम में नेट पेमेंट घुस जाएगा. तो इस तरह से आपस में ये चेंज होते रहेंगे. तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कस करना ठीक है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन चलेगा इन मेथड्स का. ठीक है जी, चलिए एक आखिरी बात. हाँ जी सुनिए, मैंने आपको लिखवाया कि टाइप्स ऑफ अमलगमेशन. ये देखिए टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, एक होता है मर्जर और एक होता है परचेज. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ऑन अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन. द स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज द 2 टाइप्स ऑफ अमलगमेशन. नंबर 1 अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर. ये हमने लिखा केस ऑफ मर्जर. देखिए
Amalgamation in the nature of merger is an amalgamation where there is a genuine pooling, जहां पर genuine pooling हो, ये लग रहा हो कि हां दोनों की इंटेंशन बिल्कुल सही है, वास्तव में वो बराबर का बनाना चाहता है। मतलब सीधी सीधी सी बात है, जैसे फिल्मों का एग्जांपल लिया था कि वो जब वो हीरो आता है कॉलेज के अंदर तो पहले से किसी और की दादागिरी चल रही होती है और दूसरा भी हीरो ही होता है अंदर खाते में, तो लेकिन वो मजे लेता है हीरो के। तो मान लो अक्षय कुमार आए और सैफ अली खान मान लो उसके मजे ले रहा है, तो फिर उनके बीच में फाइटिंग शेडिंग होती है सारी, फिर दोनों खूब डिशुम 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 होते हैं, फिर दोनों ही गिर जाते हैं, फिर दोनों उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर वो भी उठने की कोशिश करता है, वो भी, फिर बाई चांस कोई दूसरा मतलब जनरली हीरो ही उठता है और उसे हाथ देता है, हाथ दे के उठा के गले लगा देता है कि आज से अपन भाई है, लड़ाई खत्म। ठीक है जी, इस तरह की बात। तो वहां पर एक जेन्युइन फीलिंग होनी चाहिए, अंदर खाते में कुछ और दुश्मनी नहीं हो चाहिए कि तेरे को बाद में देखो बाहर चल। ठीक है, तो कहते हैं इज एन एमलगमेशन वेयर देयर इज ए जेन्युइन पूल बनाना पर्पज होना चाहिए, टेक ओवर करना पर्पज नहीं होना चाहिए अंदर खाते में। नॉट ओनली द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी कंपनीज बट ऑल्सो, कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी की एसेट्स लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली ना, but also the shareholders interest and of the businesses of the companies। कहते हैं शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर, एक जेन्युइन डीलिंग नजर आनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, बिजनेसेस भी कॉम्बिनेशन में चलाएंगे हम, ये भी नजर आना चाहिए बिल्कुल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सच अमलगमेशन शुड इंश्योर दैट, जब हम अकाउंट्स बनाए ना तो उसमें ये झलकना चाहिए दैट द रिजल्टेंट फिगर्स क्या होती है, जब हम अकाउंट्स बनाएंगे ना तो परचेजिंग कंपनी कहेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, मैंने उसकी इतनी एसेट्स ले ली, इतनी लायबिलिटीज, इतने में एसेट्स ले ली, इतने में लायबिलिटीज ले ली और इतना मैंने उस कंपनी को देना है। यह क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन। और जो डिफरेंस है वो या तो गुडविल आता है या कैपिटल रिजर्व आता है या P&L का डेबिट बैलेंस आता है या जनरल रिजर्व आता है। ये अलग अलग चीजें हैं, ये सब आएंगे हमारे यहां। मर्जर में जनरल रिजर्व या P&L आएगा और परचेज के केस में कैपिटल रिजर्व या गुडविल आएगा। तो ये कहता है रिजल्टेंट फिगर्स ऑफ द एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल एंड रिजर्व्स मोर और लेस रिप्रेजेंट द सम ऑफ द रिस्पेक्टिव फिगर्स ऑफ द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी कंपनीज। कहता है जो फाइनल रिजल्ट आए ना उनके अंदर ये टोटल दिखना चाहिए कि वास्तव में सौदा खरा खरा। बैलेंस शीट जब दिखे तो उनकी वैल्यूज देखो, अगर आप लोगों ने आगे वैसे एफएम पढ़ोगे आप, उसके अंदर भी आएगी कि आप शेयर होल्डर्स की तरफ से कैपिटल निकाल लो या एसेट्स लायबिलिटीज की तरफ से कैपिटल निकाल लो, आंसर सेम आना चाहिए कि शेयर होल्डर्स फंड्स निकालते हो ना आप, शेयर होल्डर फंड माइनस अकम्युलेटेड लॉसेस, और एक होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इस तरह के कई फिगर्स होते हैं, तो उसमें आप ले देकर कैपिटल का टोटल वही आता है। तो ये यही कह रहा है कि रिजल्टेंट फिगर के अंदर ये नजर आना चाहिए कि जितना उनका हिस्सा बनता था मोर और लेस उसी पे सौदा हुआ है। तो ये पूल बनाया गया है, टेक ओवर नहीं किया गया है। मर्जर को डिफाइन कर रहा है ये। तो मर्जर के अंदर एक जेन्युइन फीलिंग आनी चाहिए, जेन्युइन ट्रीटमेंट आना चाहिए, जेन्युइन रिजल्ट आना चाहिए। अब इसको ज्यादा गौर से देखने की कोशिश करोगे, इसमें नहीं दिखेगा, ये प्रैक्टिकल में आएगा ना, शायद नेक्स्ट में भी, हाँ नेक्स्ट में तो हो जाएगा। हमें अब मर्जर का ये पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। तो ये पैराग्राफ भी मैंने पढ़ा दिया आपको, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको, ये यहीं से पढ़ना है, क्योंकि जब आपके पास है तो क्यों पढ़ना है भाई। ठीक है, हाँ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यहां से काम शुरू करेंगे कि 5 कंडीशंस पूरी होती है। तो आज इतना ही, विदा, बाय बाय।